नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन से जोशीमठ के लिए राहत सामग्री को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे राहत सामग्री को उन्होंने रवाना किया जोशीमठ के लिए। वहीं दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने एनडीएमए के अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक ली, जिसमें चारधाम यात्रा से पहले सभी प्रभावितों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई। साथ ही 1 अप्रैल से पहले पुनर्वास कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड। हमारे पदाधिकारियों ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री यहाँ से भेजी है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो लोग ऐसे समय में कोई सामग्री के माध्यम से, कुछ लोग हमारे यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से, सभी लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि सभी की सहायता से और सबकी शुभकामनाओं से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष मैं कहूँगा कि आशीर्वाद से और उनके निर्देशन से, हमारे गृह मंत्री जी के, आदरणीय अमित शाह जी के, सबके आशीर्वाद से जोशीमठ की जो आपदा है वह समय के साथ साथ सभी लोगों का पुनर्वास भी होगा और जो ज़रूरत की सामग्री है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी का राज्य के स्तर पर सामाजिक संगठनों के द्वारा भी लगातार अपने सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जोशीमठ में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को दरारों के चलते खाली कराया गया। इस दौरान विद्यालय के 50 से ज्यादा बच्चे अपने सामान के साथ दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हो गए और भावुक भी नजर आए। बता दें कि इस विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के करीब 175 छात्रों के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध थी। 50 से ज्यादा छात्र दूसरी जगह शिफ्ट कराए गए हैं। स्कूल से निकलते हुए जो छात्र थे वो काफी भावुक दिखे। खबर जोशीमठ से है, जहां दरारों गड्ढों के बाद अब एक और नई आपदा सामने आ गई है। बता दें कि अचानक 100 से 200 साल पुराने प्राकृतिक जल स्रोतों ने जो है वो सूखना शुरू कर दिया है। जोशीमठ के मोहल्लों कस्बों में पहले वाले प्राकृतिक धारे सूखने लग गए हैं। ऐसे में वहां के लोगों का कहना है कि उन्हें इस सूखे के कारण की कोई जानकारी नहीं है और इससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो स्रोत हैं वो भी यहाँ पे मेरी उम्र इस समय 62 वर्ष की है और हमारे पिताजी दादा के टाइम से ये धारा कम से कम इसमें 5 इंच से ऊपर का पानी होता था, लेकिन आज 200 साल से ये धारा चल रहा था, लेकिन आज 4-5 दिन से इस धारा में एक बूंद पानी तक नहीं है। ये पानी सीधा ज़मीन के नीचे रिसाव हो रहा है, जिसके कारण ज़मीन धंस रही है और मकानों में दरार है। अब इस ढंग से जैसा ये पानी यहाँ पे कंटिन्यूज नीचे धंसाव ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो आगे जो नीचे मकान है, हमारी मकान भी यहाँ से नीचे 20 मीटर पर है, क्या पता वो पानी उधर निकल कर मकान डैमेज हो जाए। वैसे डैमेज तो हो गया, हमारा मकान रहने लायक नहीं है, लेकिन इस पानी से और चिंता बढ़ गई है कि ये पानी जा कहाँ रहा है। इस पानी का निर्णय कोई नहीं निकाल पा रहा है। जमीन में दरारें पड़ रही है, सारी में कहीं पानी नीचे जा रहा है और धरती में समा रहा है। दरारें तो पहले से थी, अभी भी हैं दरारें, लेकिन प्राकृतिक स्रोत है ये, तो कई पीढ़ियों से हमें ही यहाँ पे 25 साल हो गए हैं। उससे भी हमारे सास ससुर 80-90 साल में वही खत्म हुए, तो उनसे भी पहले के ज़माने का पानी है ये। पर इस तरह की त्रासदी हमने कभी नहीं देखी, नहीं सुना था। ये कुछ ना कुछ तो है जो हम जिसे एंटी किसी को ही दोष देते। जोशीमठ आपदा को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहा है। ऐसे में सरकार का कहना है कि जोशीमठ में आई आपदा पर किसी भी प्रकार की राजनीति न करें। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर वहां के लोगों की मदद करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि जब महेंद्र भट्ट खुद बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक थे, तब वहां के लोगों ने विधायक से गुहार लगाई और टनल में पानी भर जाने से शहर को खतरा बताया, लेकिन विधायक ने एक न सुनी, जिससे आज हालात खराब हो गए हैं। वो ये तो स्पष्ट करें कि राजनीति क्या है। खुद वहाँ के विधायक रहे हैं और 2021 में जब घटना घटी, टनल में जब पानी गया, तब से लगातार वहाँ के जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे वो प्रशासन में लोग बैठे हैं, चाहे वो NGOs हैं, वो लगातार दरखास्त करते रहे विधायक जी से और सरकार से कि खतरा है, हमारे को बचाइए।
विधायक जी ने अपनी सरकार थी और विधायक उस समय वहाँ के महेंद्र भट्ट जी थे, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया और आज वो राजनीति की बात कर रहे हैं। इसरो की रिपोर्ट दबाने में उन्होंने कोशिश कर दी। 2 तारीख से वहाँ बड़ा भूस्खलन हुआ, 2 तारीख से मकान टूटने ज़्यादा तेज़ी से हुए, लेकिन विधायक जो पूर्व विधायक जी हैं और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष, वो 9 तारीख को पहुँचते हैं और कांग्रेस से कहते हैं कि राजनीति करें। उत्तराखंड का बजट सत्र मार्च में होना है, जिसको लेकर अभी से सरकार पूरी तैयारी में जुट चुकी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि इस बार विधानसभा सत्र मार्च के दूसरे हफ्ते में लाने की संभावना है और जिस तरह पिछली बार जनता से सुझाव मांगे गए थे, इस बार भी जनता से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा हुई है। पहले तो हम लोग सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो, वो हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्र राशि बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। लेकिन बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि ये सत्र जो है और थोड़ा बड़ा भी हो और गैरसैंण में हो, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आने वाली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। उत्तराखंड कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उत्तराखंड से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया और कहा कि हमारे देश के हिमवीर हैं, जो देश के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा देश के अलग अलग राज्यों से गुजरी और कश्मीर में इस यात्रा का समापन किया गया। इस यात्रा में कांग्रेस यूथ की राष्ट्रीय महासचिव इशिता सेठा भी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही थी। तो कांग्रेस भवन में स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया गया। ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। भारत जोड़ो यात्रा में ये सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश कार्यालय में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें यूकेडी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूके SSSC और तमाम भर्ती घोटालों में हर जगह से शिकायत आने के बावजूद सरकार अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। बिल्कुल जल्दी ये तो बिल्कुल खुलासा सभी जनता के सामने आ गया है। खुद आरोपी बयान दे चुके हैं, लगातार घोटाले आ रहे हैं। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें घोटाले नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जितने भी वर्तमान ये बातें सामने आ रही हैं, सरकार उस पर लगातार हिला हिलाई कर रही है। जांच के नाम पे या तो मामले को उलझा रही है या फिर वो जांचों को ला ही नहीं रही है। जैसे हमारे आदरणीय शिव प्रसाद सिंबाल जी ने आपको बताया है, इसमें हम लोग 1 हफ्ते का और अल्टीमेटम सरकार को कह रहे हैं, एक रिमाइंडर लास्ट हम और दे रहे हैं। अगर ये रिमाइंडर पे सरकार नहीं चेतती है तो जितना भी जन आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर सीएम धामी को लगातार शिकायतें मिल रही हैं और अब मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एसआईटी को पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से जेईई पेपर लीक करने पर 28 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद एसआईटी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित की गई एजेई परीक्षा में प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से
काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों से अलग अलग रूप में जो अवैध धनराशि अर्जित की गई थी, करीब 7 लाख रुपए, ये भी बरामद हुए। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं जो छात्रों से रिलेटेड है। इसमें विवेचना की जा रही। तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां माघ पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड समेत आसपास गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। बता दें कि श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारों के साथ गंगा स्नान, दीपदान और दान पुण्य भी कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के सभी घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। हर की पैड़ी में माघ पूर्णिमा की रौनक देखने को मिल रही है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे, ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे कि श्रद्धालु जो है वो गंगा स्नान कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर स्नान किया जाता है और यहाँ पे आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं जो कि गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सभी घाटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहाँ पर कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा का अवसर है और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। चमोली के औली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की टीमें इसमें भाग लेंगी। इसके अलावा आईटीबीपी और एसएसबी की टीमें भी चैंपियनशिप में भाग लेंगी। पहले इस चैंपियनशिप को 2 से 5 फरवरी को आयोजित किया जाना था, लेकिन जोशीमठ भूधसाव और बर्फबारी के कारण चैंपियनशिप के आयोजन की तारीख में बदलाव किया गया। तो 23 से 26 फरवरी तक ये स्कीइंग प्रतियोगिता यहां पे आयोजित होगी। औली की ढलानों पर यह स्कीइंग का रोमांच देखने को यहां पे मिलेगा। 23 से 26 फरवरी तक स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार के लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी और सचिव मुकेश कुमार समेत पूरी कार्यकारिणी को पद की शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही लक्सर में कोर्ट की भूमि पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लक्सर को 6 कोर्ट और मिलेंगे। तो तहसील परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव ने शपथ दी। लक्सर हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल्द ही कोर्ट का काम यहां पे शुरू हो जाएगा। तहसील परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पदाधिकारियों, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव ने जो है वो शपथ ली। लक्सर में जल्द शुरू होगा कोर्ट का काम। तहसील परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है और हम कोशिश करते हैं हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह के जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में, या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उतना हम अपने बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी बार के सदस्य, बार का हमें पूरा सहयोग मिलता है। धन्यवाद। कि न्याय और जो आम व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे, और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी तन्मयता से निर्वहन करूँगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूँगा, और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूँगा, उसका निर्वहन करूँगा। और जैसा कि जिला जज साहब ने बताया कि उधर नई कोर्ट का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, नई कोर्ट बनने वाली है और वो मेरे ख्याल से मार्च के फर्स्ट वीक में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हरिद्वार में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्ताओं को कैंसर के प्रति जागरूक किया और इस बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के
अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं को सर्वाइकल कैंसर और तंबाकू जैसे रोगों से होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है, जिसके लिए आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने कैंसर के लक्षणों की जानकारी दी। है इस कैंसर के बारे में, क्योंकि ये अपने लेवल पे कैंसर डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, पर हाँ ये जागरूकता फैला सकते हैं ताकि कैंसर प्रिलिमिनरी स्टेज में ही हम लोगों के पास पेशेंट आ जाएं और वो ट्रीटेबल रहें। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में जागरूकता जगाने के लिए उन्हें बताया गया कि जो नॉर्मल लक्षण हैं, जो 5 मेजर जगह के कैंसर्स होते हैं वो क्या है, कि कैसी गांठ होगी, बुखार आएगा लंबे समय तक, वजन गिरना रहेगा, भूख नहीं लगना रहेगा। तो ये सब एक जनरल सिम्टम्स हैं जो वो अवेयर कराएं, आकर के जनता में सबको, पब्लिक को बताएं। और कोई भी ऐसी गांठ है जो बहुत समय से है, जो ठीक नहीं हो रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है पर उसमें दर्द नहीं है, तो वो उसको जाने कि वो कैंसर हो सकती है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर का परामर्श लें। तो ये है इस तो विश्व कैंसर दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को कैंसर के बारे में जानकारी दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्ताओं को कैंसर के बारे में जानकारी दी। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव में सभी के सहयोग के साथ राज्य में फार्मा और कॉस्मेटिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रदर्शनी में देश विदेश के फार्मा, मशीनरी, रसायन, पैकेजिंग उद्योग के निर्माता और उनके प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये आयोजन पिछले साल भी किया गया था। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निवेशकों को आमंत्रित करना है। इस मौके पर सिडकुल फार्मा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो फार्मा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। पैकेजिंग उद्योग के निर्माताओं ने इसमें हिस्सा लिया। सिडकुल में इसका आयोजन किया गया। सिडकुल में उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम उद्योग जगत के लोगों ने हिस्सा लिया। फार्मा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। पैकेजिंग उद्योग के निर्माताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ इनवाइट किया था। विश्व विख्यात गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, कोर यूनिवर्सिटी और आज क्वांटम यूनिवर्सिटी। इनके बच्चों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया एवं जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारी सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बारे में यहाँ कॉलेज की फैकल्टी ने और हमारे एसएमए के अधिकारियों ने जानकारी दी। बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर का अर्थ ये होता है कि हमने एक पुल, एक ब्रिजिंग बनाई है कि जो एंटरप्रेन्योर्स कल को टेक्नोक्रेट्स तैयार हो रहे हैं उनको जॉब में कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। तो इस तरह का एक मिला जुला वातावरण हमें 3 दिन तक यहाँ मिला है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगला जो हम करने जा रहे हैं वो कोर विश्वविद्यालय ने हमें अनुमति दी है कि अगला इंडस्ट्रियल एक्सपो उनके प्रांगण में हो। हरिद्वार जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदल बदल कर काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। इसे जल्द जिले के अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कर सके। वहीं संत समाज भी हरिद्वार में शराब के कारोबार को बंद करने की मांग कर रहा है। वहीं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, लेकिन जिले में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार किया जाता है, जिस पर जल्द कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। शराब है, कच्ची शराब है, उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में लहन और भट्टियाँ नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि सुदूर जंगलों में और नालों के किनारे जहाँ पर हमारी पहुँच देर में हो पाती है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध है। देखो, हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, लेकिन इस हरिद्वार के अंदर मदिरा, मीट, मांस, नशे का
जो सेवन ये हो रहा है ये बंद होना चाहिए। नंबर 2 में यहाँ शराब बिकती है, नशे के धंधे होते हैं। इस पे शासन प्रशासन ने सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें शासन प्रशासन का सरकार का पूरे संत समाज ने जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं समाज सेवी लोग हैं इन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए। सबके सहयोग से ही ये कार्य होगा। हरिद्वार के कनखल से खबर है, जहां जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक बना हुआ है। आए दिन हाथी जंगल से निकलकर सड़कों पर और रिहायशी इलाकों में नजर आते हैं, जिससे कभी भी कोई भी जान हानि होने का डर बना रहता है। वन विभाग के जीएफओ मयंक शेखर झा का कहना है कि सर्दियों के सीजन में हाथी काफी संख्या में जंगल से बाहर आते हैं। इसी को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिससे हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोका जा सके। कि इस सीज़न के अंदर जब विंटर्स का थोड़ा ऑनसेट होता है तब से लेकर जब तक गर्मियाँ शुरू नहीं हो जाती, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़ता है ही। और गन्ने की मूवमेंट के कारण, क्योंकि गन्नों की खेती रहती है, तो उसके चक्कर में कई बार जो है हाथी निकलते हैं उस क्षेत्र से, चाहे वो राजा जी का सटा हुआ क्षेत्र हो क्योंकि वह एक टाइगर रिजर्व है, या आसपास के भी जो वन्य जीव जंतुओं वाली जो आबादी वाले एरिया है वहाँ से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, हम लोग की टीम्स रहती हैं और हरिद्वार के अंदर बाकायदा टीम्स स्थापित की गई हैं। चाहे चिड़ियापुर की भी हम लोग बात करें, रशियागढ़ की भी बात करें, श्यामपुर की भी करें, तो हम लोग का स्टाफ जो है वो पूरा तैनात रहता है और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो 24 घंटे इसमें तत्पर में लगे रहते हैं। तो रात के टाइम भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम लोग की टीम उसके अंदर सजगता से पूरी इसमें कार्यवाही करती है कि किस तरीके से उनको वापस मूवमेंट उनकी रिजर्व फॉरेस्ट में की जा सके। हम लोग की स्पेशल टास्क फोर्स भी है, हम लोग का एक अलग से दस्ता भी है जो भी इसमें कार्यवाही करता है, और हम लोग के कुछ प्रस्ताव भी हैं जो सोलर फेंसिंग के भी गए हैं, जिससे कि उस एरिया को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके और जो आपके जंगली हाथी हैं वो अपने क्षेत्र में ही ज्यादा रहे। हरिद्वार में नशे का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस कारोबार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सत्तार सहित 7 आरोपियों की 2.36 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। साथ ही ऐसे ही अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है, जिनके खिलाफ भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बताई जा रही है। नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है उत्तराखंड की सरकार ने। नशा कारोबारियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। हिस्ट्री शीटर सत्तार समेत 7 आरोपियों पर शिकंजा कसा है उत्तराखंड सरकार ने। आरोपियों की 2 करोड़ 36 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली गई है। माना जा रहा है कि जो आरोपी हैं नशे का कारोबार करते थे और इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई। संपत्ति अर्जित कर रहे थे, उन पे कार्रवाई करते हुए हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे, और उनकी 2 करोड़ 60 लाख की चल और चल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है। इस पूरी कार्रवाई से जैसे नशे में लिप्त हैं जो तस्कर, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने से जो है आगे भी भविष्य में इस तरह के जो अपराधों में लिप्त हो रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। साथ ही साथ ऐसे अपराधी जो इससे अवैध संपत्ति को अर्जित करके इसको पेशे के रूप में ले रहे हैं उनको भी एक मैसेज जाएगा। तो ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। ऐसे बहुत लोग को भी और भी हरिद्वार पुलिस चिन्हित कर रही है जिन पर कार्रवाई की जाएगी।